जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार बीपी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, तो चलिए अगला सेट देखते हैं। ये 25 प्रश्नों का सेट होगा, टोटल 25 प्रश्नों का, जिसको हम अच्छे से पूरी व्याख्या के साथ डिस्कशन करेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो अनुप्रस्थ तरंग की बात कर रहा है, तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो हवा में नहीं उत्पन्न हो सकती है। उसके लिए ठोस माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा हुआ या लिक्विड हुआ किसी प्रकार का, उसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगें कुछ इस प्रकार की होती हैं, आप देखिए ध्यान से। अनुप्रस्थ तरंगों का चलन कुछ इस प्रकार का होता है। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं उनका इस प्रकार होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। तो ये हुआ श्रृंग और ये गर्त भाग हो जाता है, ये श्रृंग भाग हो जाता है। तो चलिए अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा भी जान लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव वह तरंग जिनके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल पे अगर आप समझें, यदि आप किसी रस्सी के कोने को पकड़कर ऐसे झटकें तो इस तरह की तरंगें बनेंगी। तो यह तरंग जो होगी वो अनुप्रस्थ तरंग होगी। तो अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है, ये मैंने अभी बताया है। और जल की सतह पर भी अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा था वो आपसे यही पूछा था कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। तो नहीं हो सकती हैं, तो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती अनुप्रस्थ तरंग, उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। वो भी माध्यम किस प्रकार का? तो ठोस या लिक्विड माध्यम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्थता गुणांक, तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो प्रत्यास्था गुणांक को ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रत्यास्था गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है। और प्रत्यास्था गुणांक की एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रत्यास्था गुणांक का इकाई हो जाता है। इसे ही पॉइस भी कहते हैं। पॉइस ऑप्शन बी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का मान हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को सर्वप्रथम कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कैवेंडिश ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बताया था। तो कैपिटल जी का मान भी याद रखिए। तो कैपिटल जी का मान यहाँ होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर। तो एम जहाँ द्रव्यमान है और आर त्रिज्या है, एम द्रव्यमान है और आर त्रिज्या है, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक को एच से प्रदर्शित किया जाता है। तो ई बराबर होता है एच न्यू। न्यू जहाँ आवृत्ति होती है और एच प्लांक कांस्टेंट होता है और ई ऊर्जा होती है। तो ई बराबर होता है एच न्यू। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर उसके विस्थापित आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिससे वस्तु पानी से भी हल्की प्रतीत होती है। तो जितना भी तैरने और डूबने वाला एग्जाम्पल होता है वो सब आर्किमिडीज के ही सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ इसलिए आंसर हो जाएगा पनडुब्बी आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए में तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का ही नियम कहते हैं। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या न्यूटन का गति संबंधित प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, लेकिन जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। तो यह है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का ही नियम कहते हैं। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा भी मिलती है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बनती है। ऑप्शन सी में दिया हुआ पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम दाब से संबंधित है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हो गई, हाइड्रोलिक प्रेस या ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सभी जो होते हैं ये पास्कल के नियम पे ही आधारित हैं। तो आप याद रखें कि पास्कल का नियम दाब से संबंधित है।
4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि जो हमेशा समुद्र के जो पानी का घनत्व होगा वो नदी के पानी से घनत्व से अधिक होगा, क्योंकि समुद्र में NaCl यानी नमक की मात्रा पाई जाती है जो समुद्र के घनत्व को समुद्र के जल के घनत्व को बढ़ा देती है। तो जो नदी का घनत्व हुआ समुद्र के घनत्व से कम होता है। कभी कभी आपसे जब पूछा जाता है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो कैसे हो जाएगी, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो थोड़ा ऊपर उठ जाती है, या जब कोई नाव समुद्र से नदी में आएगी तो थोड़ा नीचे होकर तैरेगी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। 5 नंबर प्रश्न, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उनकी आवृत्ति होती है। तो अपश्रव्य तरंग, तो अपश्रव्य तरंग की बात कर रहा है यानी इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड यानी अपश्रव्य तरंग। तो अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम की तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम की तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। तो आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि 20 हर्ट्ज से कम तरंगे जो होती हैं वो, तो कुत्ता बिल्ली सांप ये सभी इस तरंगों को सुन पाते हैं, या भूकंप की जो भी ध्वनि तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। यहाँ पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है वो श्रव्य तरंगे होती हैं। श्रव्य तरंगे यानी ऑडिएबल साउंड, ये मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं या मनुष्य इनको सुन सकता है। और यहाँ ऑप्शन सी में देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की तरंगे होती हैं उन्हें पराश्रव्य ध्वनि तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। यह केवल चमगादड़ या डॉल्फिन सुन सकती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को चमगादड़ या डॉल्फिन सुन सकती हैं और इन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं या अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। और यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अपश्रव्य तरंगे यानी 20 हर्ट्ज से कम तरंगे, 20 हर्ट्ज से कम। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग, तो यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाता है। और यहाँ फार्मूला यूज होगा V बराबर N लेमडा, जहाँ V ध्वनि का वेग होता है, V बराबर N लेमडा, जहाँ V ध्वनि का वेग है और N ध्वनि की आवृत्ति है और लेमडा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। इसकी सहायता से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों को ध्वनि तरंगे कहा जाता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा A अनुदैर्ध्य तरंग। पहले प्रश्न में हमने अनुप्रस्थ तरंग के बारे में चर्चा की थी। तो अनुप्रस्थ तरंग कुछ इस प्रकार की होती हैं और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में समझ लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव वह तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे स्प्रिंग का जो कंपन होता है, स्प्रिंग का जो कंपन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। स्प्रिंग का कंपन अनुदैर्ध्य तरंगों का कंपन है। तो अनुदैर्ध्य तरंग के कंपन में संपीड़न तथा विलयन का निर्माण होता है। तो इस भाग को संपीड़न कहा जाता है और इस भाग को विलयन कहा जाता है। देखिए जहाँ सघन होगा वो संपीड़न हुआ और जहाँ दूर दूर होगा वो विलयन हुआ। तो ये सघन हो गया, ये विरल हो गया। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, आधी। इस प्रकार के प्रश्नों का सलूशन हम पहले भी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में वीडियो नंबर 2 यानी सेट 2 दिया गया है। वहाँ से इस लिंक को ओपन करके आप देख सकते हैं कि 2 नंबर में इसका सलूशन किया गया है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। अगर आप छोटा यहाँ जोड़ दें तो ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय होती हैं और उसके साथ साथ अनुप्रस्थ तरंगें भी होती हैं। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस का बना होता है। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
E बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था, तो E बराबर एम सी स्क्वायर को आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन के द्वारा E बराबर एम सी स्क्वायर प्रूफ किया गया था या बताया गया था, जहाँ E पदार्थ में निहित ऊर्जा है और m पदार्थ का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। E बराबर एम सी स्क्वायर को ही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं, या अपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, या सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ध्यान रखिए, इसको कई नामों से जाना जाता है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, अपेक्षिकता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन 4 नामों से E बराबर एम सी स्क्वायर को जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, तो थोरियम के नाभिक को प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। प्लूटोनियम सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे याद कर लें कि प्लूटोनियम में थोरियम के नाभिक को बदला जाता है। 14 नंबर प्रश्न, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, तो फ्यूज का पदार्थ जो होता है उसे निम्न गलनांक का होना चाहिए। निम्न गलनांक या उच्च चालकता, उच्च चालकता निम्न गलनांक। तो यहाँ ऑप्शन में केवल निम्न गलनांक दिया हुआ है तो हम निम्न गलनांक पर टिक करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर उच्च चालकता दिया होता तो यह और ही अच्छा उत्तर हो जाता। तो इसीलिए इन दोनों को याद रखेंगे, निम्न गलनांक या उच्च चालकता। तो फ्यूज का जो पदार्थ होता है वो लेड और टीन का बना होता है, लेड और टीन का मिश्रण होता है, तो जिसमें लेड 37% और टीन 63%, तो 37 प्लस 63% का ये मिश्रण होता है लेड और टीन का। और फ्यूज को परिपथ के सीरीज में जोड़ा जाता है, तो परिपथ के सीरीज में फ्यूज को जोड़ा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो नीचे दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनिक किरण और औरक किरण, इनमें से गामा किरण की जो आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। तो चलिए कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों को अच्छे से समझ लेते हैं कि किन का तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है, किन का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम इस ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से उन सभी तरह के प्रश्नों को बना लेंगे। आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित एक छोटा सा ट्रिक। विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें आप एक छोटे से ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आइए इस ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये लाइन याद रखनी होगी, गा ए प द्रि अशु रेदी, गा ए प द्रि अशु रेदी। आप डायरेक्टली ऐसे याद रखें, गा ए पद्री अशु रेदी, गा ए पद्री अशु रेदी। तो यह एक क्रम है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जिसमें गा का अर्थ है गामा, ए का अर्थ है एक्स किरणें, प का अर्थ है पराबैंगनी किरणें, द्रि का अर्थ है दृश्य किरणें, अ का अर्थ है अवरक्त किरणें, सु का अर्थ है सूक्ष्म किरणें, रे का अर्थ है रेडियो तरंग और दी का अर्थ है दीर्घ तरंग। तो इस क्रम में जब आप इसको याद रखेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि ऊपर लिखी गई बात प्रूफ हो जाएगी। जैसे तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्तियों ऊर्जा इत्यादि घटती है। तो देखिए, जब आप इस क्रम में चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य और चाल, इन दोनों को याद रखेंगे। तरंग दैर्घ्य और चाल, केवल तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाद बाकी किसी भी प्रकार की राशियां जैसे आवृत्ति, ऊर्जा इत्यादि ये सभी घटती हैं। तो कैसे देखते हैं। तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा एक्स किरणों की, फिर परावैंगनिक किरणों की, फिर दृश्य किरणों की, फिर औरक्त किरणों की, फिर सूक्ष्म किरणों की, फिर रेडियो तरंगों की, फिर दीर्घ तरंगों की। तो सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसी क्रम में तरंग दैर्घ्य और चाल। तो जब भी आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस किरणों की है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की है, तो ऑप्शन देगा। तो इस हिसाब से अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो और इसी प्रकार आवृत्तियों ऊर्जा घटती है, तो देखिए इसी क्रम में आवृत्तियों ऊर्जा घटती है का अर्थ ये हुआ कि सबसे अधिक अगर आवृत्ति की बात करें तो गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक, उससे कम एक्स की, उससे कम परावैंगनिक की, फिर उससे कम दीर्घ की। तो ये घटते क्रम में है, ऊर्जा भी हो या आवृत्ति भी हो, तो ऊर्जा गामा किरणों की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे कि आपको इसे कैसे याद रखना है। तो आप याद रखिए, गाये पद्री अशुरेदी, तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति और ऊर्जा इत्यादि घटती है। तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति और ऊर्जा घटती है। बस ये क्रम याद रखना है, गाये पद्री अशुरेदी। तो ये याद रखिए, इससे आप बहुत सारे प्रश्न बना लेंगे। देखिए, आपके प्रश्न में भी पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो ऑप्शन में था एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरण। तो पूछा था आवृत्ति, तो आवृत्ति अधिकतम होती है। तो देखिए, मैंने बताया ना कि आवृत्तियों ऊर्जा इत्यादि घटती है, तो सबसे अधिक अगर गामा किरण इसकी है तो उसे उसी क्रम में इधर घटती हुई चली जाएगी। तो सबसे अधिक गामा किरण की हो गई आवृत्ति। इसी प्रकार अगर पूछ लिया होता कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी ऊर्जा अधिक है, तो गामा किरण की ऊर्जा अधिक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो गा ए प द्रि अ शु रे दी, तो सबसे कम जो ऊर्जा हो जाएगी वो दीर्घ तरंग की हो जाएगी, या सबसे कम आवृत्ति जो हो जाएगी वो दीर्घ तरंग की हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिए। आइए प्रश्न में देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा का क्षय कम होता है डिस्ट धारा यानी डीसी में
प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में, दोनों प्रकार की धाराओं में इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का क्षय जो होता है वो एसी विद्युत धारा में कम होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट में ऊर्जा का कम होता है। तो ये कितना कम होता है तो ये देख लेते हैं। तो एसी बराबर होता है 1.6 डीसी, यानी 1.6 गुना कम होता है। तो एसी बराबर होता है 1.6 डीसी। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर है अननोन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। यदि यहाँ पे अननोन प्रेरण ऑप्शन में नहीं होता तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सही हो जाता, परंतु यहाँ अननोन प्रेरण जब म्यूचुअल इंडक्शन ऑप्शन में है तो सबसे उपयुक्त आंसर होगा अननोन प्रेरण। चलिए ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहा जाता है और ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट में ट्रांसफार्मर की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। जबकि ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी रेटिंग को केवीए में व्यक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जाता है। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर शक्ति और आवृत्ति को नहीं बदलता है, वोल्टेज के घटने से करंट का मान बढ़ता है तथा वोल्टेज के बढ़ने से करंट का मान घटता है। तो ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, केवल एसी सर्किट पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, डीसी पे तो कार्य ही नहीं करता। अगर डीसी पे कार्य करेगा तो वह जल जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरेलू प्रकाश के लिए जो घर में वायरिंग होती है तो घरेलू वायरिंग समांतर क्रम में होती है, समांतर क्रम। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्रता से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा विकिरण के द्वारा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तेजी से स्थानांतरित होती है। तो विकिरण, सूर्य और तारों की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना विकिरण का एग्जाम्पल है। भट्ठी से ऊष्मा का मनुष्य तक पहुंचना विकिरण का ही उदाहरण है। ऑप्शन बी संवहन देख लेते हैं। संवहन द्रव और गैसों में होती है। संवहन और चालन सभी ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। ऑप्शन ए चालन सभी ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम संभव तापमान है तो -273 डिग्री जो तापमान है वो न्यूनतम संभव तापमान है, इससे नीचे की टेम्परेचर की गणना नहीं की जा सकती है। तो -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव तापमान है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती? तो यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो होती है वो कम हो जाती है, यानी वायुमंडल के कारण दिन की अवधि थोड़ी बड़ी होती है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, तो प्रकाश कांच से वायु में जाए अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आंतरिक परावर्तन हो जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। आइए समझ लेते हैं कि प्रिज्म से निकलने वाली प्रकाश की सातों रंगों का अपवर्तनांक किस क्रम में होता है। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम बै आ नी ह पी नाला के नाम से जानते हैं। तो ये 7 रंग बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के रूप में विस्तृत होती हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जिनका क्रम होता है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी बै आ नी ह पी नाला। तो याद रख सकते हैं आप कि बैगनी, आह, पी, नाला ये क्रम हुआ, और जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण ये आधार की होता है। तो देखिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो आप ये एक लाइन ये याद रखिए, इसको आप याद करके पूरा ये ट्रिक याद कर सकते हैं, यानी पूरा ये सीरीज याद कर सकते हैं। इससे बार बार प्रश्न पूछता है। आप नीचे से ऊपर की तरफ चलिए तो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। तो नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। बाद बाकी कुछ भी हो, जैसे आवृत्ति हुआ, विचलन हुआ, प्रकीर्णन हुआ, अपवर्तनांक हुआ, ये सभी कम होते हैं। यानी यहाँ ज़्यादा होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, एक एक करके ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे तरंगदैर्ध्य को छोड़कर सभी कम होते जाएं। तो देखिए अभी मैंने बोला कि बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है तो इसलिए वो आधार में है, और सबसे अपवर्तनांक कम किसका हो जाएगा? तो सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है, और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लाल रंग का हो जाएगा और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग का हो जाएगा। तो ये क्रम बस आप याद रखिए कि लैम्डा का तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक कम होते जाते हैं। और ये क्रम याद रखिए बैगनी, आह, पी, नाला का, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसी क्रम में आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न में भी ये पूछा गया है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो अभी मैंने बताया कि तरंगदैर्ध्य को छोड़कर और सभी का मान नीचे से ऊपर की तरफ कम होता जाता है। तो यानी सबसे अधिक नीचे, तो सबसे अधिक नीचे तो यानी बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपके बी ऑप्शन सही है, बैगनी। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है? तो अवरक्त किरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सर्वाधिक होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन के अनुसार अवरक्त किरणों का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तो आइए
देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किनका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और किनकी चाल अधिक होती है, और विभिन्न माप यंत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें आप एक छोटे से ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आइए इस ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये लाइन याद रखनी होगी, गा ए प द्रि अशु रेदी, गा ए प द्रि अशु रेदी। आप डायरेक्टली ऐसे याद रखें, गा ए पद्री अशु रेदी, गा ए पद्री अशु रेदी। तो यह एक क्रम है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जिसमें गा का अर्थ है गामा, ए का अर्थ है एक्स किरणें, प का अर्थ है पराबैंगनी किरणें, द्रि का अर्थ है दृश्य किरणें, अ का अर्थ है अवरक्त किरणें, सु का अर्थ है सूक्ष्म किरणें, रे का अर्थ है रेडियो तरंग और दी का अर्थ है दीर्घ तरंग। तो इस क्रम में जब आप इसको याद रखेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि ऊपर लिखी गई बात प्रूफ हो जाएगी। जैसे तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्तियों ऊर्जा इत्यादि घटती है। तो देखिए, जब आप इस क्रम में चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य और चाल, इन दोनों को याद रखेंगे। तरंग दैर्घ्य और चाल, केवल तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाद बाकी किसी भी प्रकार की राशियां जैसे आवृत्ति, ऊर्जा इत्यादि ये सभी घटती हैं। तो कैसे, देखते हैं। तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा एक्स किरणों की, फिर पराबैंगनी किरणों की, फिर दृश्य किरणों की, फिर अवरक्त किरणों की, फिर सूक्ष्म किरणों की, फिर रेडियो तरंगों की, फिर दीर्घ तरंगों की। तो सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसी क्रम में तरंग दैर्घ्य और चाल। तो जब भी आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस किरणों की है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की है, तो ऑप्शन देगा। तो इस हिसाब से अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो और इसी प्रकार आवृत्तियों ऊर्जा घटती है। तो देखिए, इसी क्रम में आवृत्तियों ऊर्जा घटती है का अर्थ ये हुआ कि सबसे अधिक अगर आवृत्ति की बात करें तो गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक, उससे कम एक्स की, उससे कम पराबैंगनी की, फिर उससे कम दीर्घ की। तो ये घटते क्रम में है, ऊर्जा भी हो या आवृत्ति भी हो। तो ऊर्जा गामा किरणों की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप याद रखिए, गाये पद्री अशुरेदी, तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति और ऊर्जा इत्यादि घटती है। तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति और ऊर्जा घटती है। बस ये क्रम याद रखना है, गाये पद्री अशुरेदी। तो ये याद रखिए, इससे आप बहुत सारे प्रश्न बना लेंगे। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। तो प्रकाश की चाल रोमर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल को रोमर ने निर्वात में ज्ञात किया था और बताया था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। परीक्षाएं बिल्कुल करीब हैं आपसे, तो इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। चलिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।